हेलो बच्चों, देखो आज क्लास 12th का इम्पोर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं इसको। चलो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, मॉरुला परिवर्धन की अवस्था है। ठीक है ना, इसमें मॉरुला परिवर्धन की अवस्था में युग्मनज व कोरक पुट्टी के बीच की अवस्था, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है युग्मनज व कोरक पुट्टी के बीच की अवस्था है, दूसरा है कोरक पुट्टी व गैस्ट्रुला के बीच की अवस्था है, अंतरोपण की बाद की अवस्था है, और अंतरोपण के प्रसव के बीच की अवस्था है। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि ये मतलब यानी निषेचन हुआ, निषेचन के फलस्वरूप 2n स्ट्रक्चर यानी युग्मनज बना। युग्मनज से पहला सेल बन 2 सेल स्टेज बनी जिसको हम ब्लास्टोमियर, और 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण हुआ जिसे हम मारुला कहते हैं, और इसके बाद ब्लास्टुला स्टेज बनती है। तो ये जो विभाजन हुआ है ये सबसे मारुला परिवर्धन की अवस्था है। इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है ना, पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, युग्मनज व कोरक पुट्टी के बीच की अवस्था है। ठीक है, आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एयूजी। एयूजी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, एयूजी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें एयूजी क्या है, एयूजी क्या है, एक तरह से प्रारंभन कोडान है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, यह मिथ्योनिन को कोड करता है, सही है, मिथ्योनिन को कोड करता है। यह आरंभन यानी ये आरंभन मतलब होता है प्रोटीन की श्रृंखला का आरंभन करता है, प्रोटीन की श्रृंखला का क्या करता है, आरंभन करता है। और दूसरा यह प्रोकैरियोटिक, तीसरा है यह प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों में ही मिथ्योनिन को कोड करता है, ये भी करेक्ट है। और इसका ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त सभी। अब कोडान क्या होता है, कोडान हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। कोडान क्या होता है, 3 अक्षरों का वह समूह जो विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करने की क्षमता रखता है, उसे अनुवांशिक कूट या कोडान कहते हैं। अच्छे से देख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, देखो ये विडाल टेस्ट संबंधित है। विडाल टेस्ट का मतलब क्या होता है, विडाल टेस्ट परीक्षण का मतलब होता है यानी ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टाइफाइड, यानी विडाल टेस्ट संबंधित है तो टाइफाइड के लिए क्या है, संबंधित है। ठीक है ना, इसके बाद आगे देखो। ठीक है, आगे देखो, डीएनए के खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त एंजाइम है। डीएनए के खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम का क्या नाम है, लाइगेज है। लाइगेज क्या करता है, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखो, डिस्कस करो। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व यानी मतलब वो करता है, तो इसमें आ जाएगा पहला देखो क्या है, उमंग है, जायांग है, गुरु बीजाणुधानी है, परागकण है। उमंग है यानी नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, उमंग करता है। क्या करता है, उमंग। ठीक है ना, उमंग करता है। इसके बाद आगे देखेंगे, इसके मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण का मतलब क्या होता है, पहला है माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। ठीक है ना, तो लिंग निर्धारण का मतलब क्या होता है कि इसमें जो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम, यही क्या करते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। ठीक है ना, यानी अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, लिंग निर्धारण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। यानी सेक्स डिटरमिनेशन के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ऑटोसोम होते हैं, एलोसोम होते हैं। ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 44 होती है, यानी 22 मेल की 22 फीमेल की। टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, 44, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। और अलिंग गुणसूत्र का मतलब क्या होता है कि यह लिंग निर्धारण क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जबकि लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स और वाई, इनकी संख्या 2 होती है, यही लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। यानी जो इसमें दिया गया, जिसमें मेल के जो शुक्राणु होते हैं उसमें 50% वाई क्रोमोसोम होते हैं और 50% एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और यही क्या करते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। आगे डिस्कस करो। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, जेनेटिक यानी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ होता है, किसमें होता है। ठीक है ना, तो पहला चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है, हम लोग पढ़े हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है, कृषि के क्षेत्र में भी होता है। इन दोनों ए व बी, ठीक है ना, इन दोनों ए व बी, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। क्योंकि हम कृषि के क्षेत्र में भी पढ़ते हैं, जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो भी विकास होते हैं कृषि के क्षेत्र में हो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में जो हो, जैसे जीन चिकित्सा हो गया, तमाम सुविधाएं, ये क्या हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के
हो गया, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभन करने में सक्षम है, वास्तव में यह सजीवी साहचर्य है। लाइकेन क्या करता है, शैवाल और जीवाणु है, शैवाल और जीवाणु है, ठीक है। दूसरा क्या है, शैवाल और कवक है। तीसरा क्या है, मतलब तीसरा ऑप्शन है जीवाणु और कवक है, और चौथा है कवक और फंजाई है, ठीक है ना। तो यानी लाइकेन, लाइकेन किसे कहते हैं, तो लाइकेन शैवाल और कवक के पारस्परिक संबंधों से बनने वाले सिस्टम या तंत्र को हम क्या कहते हैं, मतलब उसे लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन दूसरा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। शैवाल और कवक, शैवाल और कवक क्या होते हैं, आपस में एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं, और लाइकेन्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लाइकेन्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसमें जो शैवाल होता है वो शैवाल वंश का होता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है, जबकि कवक क्या होता है, सड़े गले पदार्थों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। इस तरह ही दोनों एक दूसरे से एसोसिएट होकर क्या करते हैं, आगे आगे चलकर लाइकेंस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दूसरा 9वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक संरचनाएं हैं। अलैंगिक संरचनाएं कोनिडिया है, कलिका है, जेम्यूल है, ये सभी हैं, ठीक है ना। एक एक को डिस्कस करो। देखो क्या है, कोनिडिया क्या होता है, कोनिडिया एस्परजिलस कवकों में पाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, यानी छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं ऊपर की तरफ, कोनिडिया के रूप में क्या होते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो मतलब इसमें कल्लिका भी, कल्लिका का मतलब पौधों में पाया जाता है, जिसमें कल्लिकाओं के माध्यम से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है ना। जेम्यूल क्या होता है, ये भी अलैंगिक जनन की प्रोसेस होती है, यानी मतलब जनन केंद्रक क्या होता है, एक से अधिक केंद्रकों में क्या होता है, विभाजित होकर और अनेक केंद्रक का निर्माण करता है, और प्रत्येक केंद्रक जब बाहर आते हैं तो अलग अलग मतलब एक से अधिक जीवों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे बोलते हैं जेम्यूल। तो इसका ये वाला डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, ये सभी। आगे देखो क्या है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, तो यूक्रोमेटिन से, हेट्रोक्रोमेटिन से, दोनों ए व बी से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, गुणसूत्र जो बनता है, गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमेटिन का धागा होता है, ठीक है ना। और क्रोमेटिन कितने, अगर देखा जाए तो क्रोमेटिड्स या क्रोमेटिन कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन होते हैं, ठीक है ना। यूक्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों से ही गुणसूत्र का निर्माण होता है, जबकि यूक्रोमेटिन से गुणसूत्र ज्यादा मात्रा में बनता है और हेट्रोक्रोमेटिन से गुणसूत्र कम मात्रा में बनता है, ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, दोनों ए व बी से, ठीक है ना। दोनों ए व बी से क्या होता है, गुणसूत्र का मतलब गुणसूत्रों का निर्माण होता है। आगे देखो क्या है, भोपाल गैस त्रासदी का संबंध है। भोपाल गैस त्रासदी मतलब ये भोपाल गैस त्रासदी जो भोपाल में हुई थी, किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। बहुत लोग वहां के आज भी बच्चे जो जन्म लेते हैं वो विकलांग की श्रेणी में आते हैं, विकलांग हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, अमोनिया गैस से, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड एमआईसी इसको बोलते हैं, एमआईसी, ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यही गैस है जो जिसके रिसाव मात्र से ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसके कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी, और आज भी वहां के बच्चे क्या होते हैं, विकलांग जन्म लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है ना, करेक्ट है। इसके बाद देखो, यक्ष संलग्न जीन्स पाई जाती, यक्ष संलग्न, संलग्न मतलब यक्ष गुणसूत्र संलग्न जीन्स कहां पाई जाती है, ठीक है ना, पूछा गया है। 12वां क्वेश्चन है, वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग में, यक्ष गुणसूत्र के विषमजात भाग में, यक्ष तथा वाई गुणसूत्रों के समजात भाग में, और संयुक्त गुणसूत्रों में, ठीक है ना। तो इसका उत्तर यानी ये जो यक्ष संलग्न जीन होता है, ये एक्स और वाई गुणसूत्रों के समजात भाग में क्या होता है, विषम, वाई गुणसूत्र के पहला स्थान क्या होगा, इसका सही होगा वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग में, ठीक है ना। ये वाला क्या होगा, एक्स वाला, एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में गलत हो जाएगा ना। इधर देखो क्या है, जैसे ए होता है एक्स वाई, ठीक है ना, तो वाई पर तो जीन्स एक्स संलग्न जीन्स पाए नहीं जाएंगे, तो यक्ष गुणसूत्र मतलब ये इसका यक्ष गुणसूत्र के विषमजात भाग में, ठीक है ना। तो विषमजात का मतलब ये जब कंडीशन रहेगी तब ना,
तो यक्स गुणसूत्र के विषम जात भाग में, ठीक है ना। तो वाई या ये हो जाएगा यक्स और वाई गुणसूत्रों के समजात भाग में, यानी समजात भाग में, यही वाला इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। देख लेना इसको, चलो आगे, ठीक। इधर देखो क्या है, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है, ठीक है ना। अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है, तो अंड कोशिका अंड है, अंड व सहायक कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, अंड व सहायक कोशिकाएं हैं, और अंड व प्रतिमुखी कोशिकाएं और सहायक कोशिका व प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी अंड समुच्चय किससे बनता है, तो अंड कोशिका व सहायक कोशिकाओं के मिलने से अंड समुच्चय का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब अंड समुच्चय का मतलब क्या होता है, ये जो सेल है ये हमने बताया है कि एक कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, एक कोशिकाएं हैं, एक कोशिकाएं, ठीक है ना, एक कोशिकाएं। देखो इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है। और ये बीच में क्या होता है, इसको बोलते हैं ध्रुव केंद्रक बोलते हैं, ध्रुव केंद्रक, क्या बोलते हैं, ध्रुव केंद्रक, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका, और इसको बोलते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका है। तो ये अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं, अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। तो ये वाले ऑप्शन में कौन सा सही है, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, करेक्ट है, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, साल्विया में परागण होता है, साल्विया एक पौधा है, ठीक है ना, साल्विया एक पौधा है, और इसमें किसके माध्यम से परागण होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो साल्विया में क्या होता है, कीटों द्वारा परागण की क्रिया होती है, क्योंकि साल्विया का जो पुष्प होता है अत्यधिक सुगंधित चटकीला होता है, उसमें कीटों के माध्यम से परागण की क्रिया होती है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा, 14वें का सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है ना। आगे देखो, प्रदूषण के मुख्य कारक है, प्रदूषण के मुख्य कारक हैं, पादप है, जंतु है, मानव है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। पादप है, जंतु है, मानव है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इसमें यानी प्रदूषण के मुख्य कारक हैं पादप, जंतु, मानव, मानव इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना, मानव द्वारा सारी प्रतिनिधित्व क्रियाएं होती हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं, लाइकेंस में अभी हमने बताया लाइकेंस क्या होते हैं, यानी शैवाल और कवक के द्वारा बनते हैं। तो इसमें जो इसमें पूछा है फंगस पूछा है, यानी लाइकेंस में फंगस, फंगस मतलब क्या होता है, कवक होता है, क्या होता है, कवक, फंगस मतलब क्या होता है, तो कवक होता है। तो कवक क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें दिया है वायु से, शैवाल से, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो ऑप्शन हो जाएगा शैवाल से, ठीक है ना, शैवाल से, शैवाल क्योंकि वो एक दूसरे से एसोसिएट रहते हैं, मतलब साहचर्य बनाते हैं, तो उससे भी भोजन ले सकते हैं, शैवाल से भी ले सकते हैं, और अदरवाइज अपने कार्बनिक, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला अगर देखा जाए तो ये वाला तो एसोसिएट रहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी वाला मान लो इसका सही होगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। आगे देखो, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कौन है, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, ठीक है ना। अब भ्रूण यानी इन्होंने किसको डिस्कस किया था, बहुभ्रूणता को, और बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, बीजों में एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, डिस्कस करो, 200 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन, कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखो एक बार में कितने 200 लघु बीजाणु निर्माण के लिए, तो एक बार में कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। हमें क्या करना है, 200 में से 4 की क्या देनी है, भाग देनी है, जितना ऑप्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें सही है। थोड़ा देकर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। 50 क्या हो जाएगा, 50 इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। याद रखना कि एक बार में कितने बनते हैं, जैसे मान लो ये परागकण है, ठीक है ना, परागकण जब विभाजित होते हैं
तो एक से कितने बनते हैं, दो बनते हैं, और दो से कितने बनते हैं, चार बनते हैं। कितने बार बनते हैं, चार, ठीक है ना। ये क्या बनते हैं, चार बनते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे क्या बनते हैं, चार बनते हैं। तो एक बार में कितने बन रहे हैं, चार। तो 200 बनाने के लिए हमें 50 बार क्या करना पड़ेगा, अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, निम्न में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है ना। सबसे बड़ा खतरा है मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, विकिरण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, वनोन्मूलन, क्या हो जाएगा, वनोन्मूलन, यानी वनों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जीवन के अस्तित्व में सबसे बड़ा खतरा जा सकता है, ठीक है ना। ये देखो आगे, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो मृदा में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है वो, ठीक है ना। तो इस बार इसका ये ऑप्शन पहला ही क्या हो जाएगा, सही होगा, राइजोबियम लेग्नोमिनोसिस ये जीवाणु पाया जाता है, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, एक प्रारूपी आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणुओं धानियों की संख्या होती है। अभी हमने बताया था कितने, एक बार में कितने लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है, चार होती है। कितनी होती है, चार। ऑप्शन चार हो जाएंगे, ये क्या है, पूरी तरह से सही है, लघु बीजाणु धानी। परीक्षा में पूछेगा चित्र में एक परिपक्व लघु बीजाणु धानी की संरचना, एक अपरिपक्व लघु बीजाणु धानी की संरचना। परिपक्व का मतलब होता है जो परिपक्व हो, जब लघु बीजाणु मात्र कोश लघु बीजाणु की परागधानियां जो होती है स्फुटित होती है, जब परागकण बाहर आते हैं तो उसे परिपक्व लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। और जब परागकण अभी मैच्योर नहीं होते, अभी लघु बीजाणु धानी में ही रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अपरिपक्व लघु बीजाणु धानी कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखना, इसके बाद ये क्या है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, एकदम क्लियर है, क्लियर है, किस अवस्था में होता है, ब्लास्टुला अवस्था में वो इम्प्लांट करता है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार यानी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से अटैच होता है, जुड़ता है। आगे देखो, तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्मजीव किस गैस का उपयोग करते हैं, तो इसमें कार्बन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है। तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्मजीव किस गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। देखो आगे, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, ये जो लाइगेज है, एंडोन्यूक्लियस याद रखना, ये क्या करता है, डीएनए के विशिष्ट भागों को पहचान कर उसको काटने का कार्य करता है। इसे रासायनिक कैंची, आणविक कैंची भी कहा जाता है डीएनए की। और एक्सोन्यूक्लियस, ये भी ये डीएनए के बाहरी भाग से काटेगा और डीएनए के विशिष्ट भाग यानी मध्य से काटने का। काइनेटेज क्या है, मतलब ये भी एंजाइम है, जबकि लाइगेज क्या करता है, डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। आगे देखो, ऑक्सीजन अनिषेक जनन होता है, अनिषेक जनन कहाँ होता है, ठीक है ना, तो मधुमक्खियों में होता है, टर्की में होता है, दोनों ए व बी में, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों में होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तो दोनों ए व बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। अनिषेक जनन का मतलब यानी इसमें अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, ठीक है ना, अगुणित द्विगुणित प्रकार का क्या पाया जाता है, लिंग निर्धारण पाया जाता है। इसके बाद आगे देखो, मानव में ए बी और रुधिर वर्ग के कितने जीनोटाइप होंगे, ठीक है ना, कितने जीनोटाइप होंगे, 6 जीनोटाइप होंगे। कितने जीनोटाइप होंगे, 6। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। अब ब्लड ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले जानते हो, सबसे एबीओ, अगर 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कस किया गया था कॉरलैंड स्टीनर के द्वारा, ठीक है ना। फिर कुछ समय बाद एबी ब्लड ग्रुप खोजा गया था, और खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, डेक्स्टर्लो स्टर्ली द्वारा एबीओ ब्लड ग्रुप सन 1902 में खोजा गया था। आगे देखो क्या है, बीटी क्या है, बीटी मतलब यानी बैसिलस थ्यूरेजिनेंसिस, यह एक जीवाणु है, इसके द्वारा इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जैव प्रौद्योगिकी में फसलों की वृद्धि के लिए किया जाता है। जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, तो याद रखना इसका सीधा ऑप्शन हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, करेक्ट होगा, बैसिलस थ्यूरेजिएंसिस के द्वारा बीटी विष यानी क्राई प्रोटीन, क्राई फर्स्ट क्राई सेकेंड स्त्रावित किया जाता है, जिससे हम
जीएमओ क्रॉप्स, जेनेटिक मॉडिफाइड फसल विकसित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। जैसे बीटी कपास हो गया, बीटी बैगन हो गया, बीटी टमाटर हो गया, सुनहरा चावल हो गया, ठीक है ना, ये सब डिस्कस कर सकते हैं इसमें। इसके बाद ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है न तो हानि होती है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन अंतरजातीय ये तो नहीं होगा, परजीविता है, सहभोजिता है, सहोपकारिता है। क्या है? सहोपकारिता है, ठीक है ना। तो सहोपकारिता का मतलब क्या होता है? इसमें दोनों को क्या होता है, मतलब आ जाओ बाबू, ठीक है। तो सहोपकारिता, सहभोजिता, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सहोपकारिता। आगे देखो, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है सजात पुष्पीय परागण कहलाता है। किस क्या कहते हैं? सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय परागण का मतलब एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण क्रिया को हम क्या कहते हैं? सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। तो इसका कौन सा यानी बी वाली 29वां का बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है? अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है पूछा गया, ठीक है ना। डार्विन फ्रिंज, डार्विन फ्रिंज मतलब क्या होता है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई मार्सिपियल है और जलीय स्तनी है, ऑस्ट्रेलियाई अपरास्तनी है, ठीक है ना। अनुकूली विकिरण नहीं है, ठीक है ना। तो अनुकूली विकिरण में आ जाएगा ये वाला क्या ऑप्शन आ जाएगा? जलीय स्तनी, ठीक है ना। जलीय स्तनी क्या हो जाएगा? ये इसका सही ऑप्शन होगा, नहीं पूछा गया, ठीक है, बाकी सब है। आगे देखो, प्रतिबंधन अंत न्यूक्लियेज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? ठीक है ना। डीएनए पुनर्योगज अणु को बनाने में किया जाता है। डीएनए के पुनर्योगज, आरएनए के, डीएनए तथा आरएनए दोनों के पुनर्योजन अणु में उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो याद रखना इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? डीएनए को, डीएनए के पुनर्योजन में अणु को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। इसके बाद देखो, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना होती है। कितनी होती है? 7 कोश की। ये क्या होता है? 7 न्यूक्लीकृत कोशिकी 8 कोश की, ठीक है ना। ये वाला भी क्या है? ये भी नहीं सही है, ठीक है ना। 8 न्यूक्लियेट 7 कोश की, ये क्या हो जाएगा? 8। ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला क्या ऑप्शन हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। चाहे इधर करो, चाहे 8 केंद्र की और 7 कोश की, चाहे इधर उधर करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखो बाबू, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है, मादा जननांग है, नर जननांग है, ए व बी दोनों गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प आवृतबीजी क्या है? पुष्प का पुंकेसर क्या है? नर जनन अंग है, जो कि पुंकेसर, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? सीधा याद है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था? प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था। आ रहा है आगे देखो, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? किस एंजाइम की खोज से पड़ी? तो प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए गायरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद देखो, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र यानी जैविक अजैविक अपघटनकर्ता के पारस्परिक संबंध से बनने वाले तंत्र को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। तो जल की मतलब आवश्यकता, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है जल की, वायु की, ऊर्जा की, इनमें से कोई नहीं। निरंतर आवश्यकता होती है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। वायु की ये तो ऑलरेडी रहते ही हैं, तो ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद आगे देखो, यदि किसी
पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है, तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? यही ऑप्शन है। तो सीधा इसमें अगर मान लो पौधे में कितना है, 24 है, ठीक है ना। अब पूछा किस में है, पूछा किस में है, भ्रूणपोष में पूछा है, ठीक है ना। अब भ्रूणपोष में है तो n प्लस n इक्वल टू 2n होता है। कितना होता है, 2n होता है, तो इससे युग्मनज बनता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम करें तो इसमें करें तो मतलब कि डिवाइड करेंगे, और भ्रूणपोष में कितना होता है, 3n होता है। कितना होता है, 3n। तो हमें इसमें आ जाएगा, यानी अगर डिवाइड करें तो 12, अगर 3 इसमें है, कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3 है। तो n अगर यहां करें तो n प्लस n, ये क्या हो जाएगा, ये बनेंगे 3n बनेंगे। तो 12 का हम मल्टीप्लाई 12 36, कितने हो जाएंगे, 12 36। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, 36 गुणसूत्र पाए जाएंगे भ्रूणपोष में, ठीक है ना। क्योंकि भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिक संलयन के फलस्वरूप बनता है। इसमें हमेशा गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है बाबू, कितनी होती है, 3। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। तो इसका 36 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखो क्या है, इंटरस्टिशियल क्रिएजमेटा किसमें पाए जाते हैं, यूनिवैल्युएंट में और बाईवैल्युएंट में, यूनि एवं बाईवैल्युएंट में इनमें से कोई नहीं। मतलब ये समझ लो कि जो कियाजमेटा होता है, कियाजमेटा बिंदु है ना, वो कैसे होता है कि मतलब बाईवैलेंट का मतलब होता है कि समजात होता है, ठीक है ना। यूनिवैल्युएंट मतलब होता है मतलब अलग, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम देखा जाए तो ये क्या है, ये गुणसूत्र बिंदु है, और इससे क्या होता है, इससे क्या, ये क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं, ये गुणसूत्र बिंदु है, और ये क्या है, क्रोमैटिड्स है। और इसमें एक क्या होती है, ये जो होता है इसको बोलते हैं, ये तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएगा, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएगा। तो ये बाईवैलेंट वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। यूनिवैलेंट वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके विषम जात यानी इस वाले भाग में कियाजमेटा पाया जाता है, यानी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पर ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये देख लेना। इसमें अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम देखी गई, अम्लीय वर्षा मतलब कि बॉडी एक कटा हुआ सिलेबस है, सर्वप्रथम देखी गई तो भारत में ही इसको देखा गया था, ठीक है ना। आगे देखो, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है, टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या हो जाएगा, एक संबंधे एक, एक संबंधे एक, एक संबंधे एक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। हमने डाइहाइब्रिड संकरण का हमने टेस्ट क्रॉस परीक्षार संकरण यानी परीक्षार संकरण, ये वाला तो अलग हो जाएगा, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, यानी परीक्षार संकरण का द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात पूछा गया है। मतलब एक होता है जीन प्रारूप होता है, एक कौन होता है, लक्षण प्रारूप। तो ये वाला जो हो जाएगा लक्षण प्रारूप हो जाएगा, लेकिन टेस्ट क्रॉस जब पूछेगा तो टेस्ट क्रॉस ये वाला आएगा, ठीक है ना। आगे देखो, शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं, कोनिडिया द्वारा, कलिका द्वारा, चल बीजाणु द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। शैवाल किसके द्वारा करते हैं, कोनिडिया द्वारा करते हैं, कोनिडिया द्वारा क्या होता है इसमें, सही है, ठीक है ना। आगे देखो, मधुमक्खी में नर का विकास होता है, मधुमक्खी में नर का विकास किससे होता है बाबू, तो याद रखना है इसमें देखो, निषेचित अंडे से, निषेचित अंडे से नहीं होता है, अनिषेचित अंडे से होता है। तो इसका इसमें दिया ए तथा बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है कि मधुमक्खी में नर का विकास किससे होता है, अनिषेचित अंडे से होता है। किससे होता है, अनिषेचित अंडे से नर का विकास होता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, चिपको आंदोलन शुरू किया गया था असम में, महाराष्ट्र में, गढ़वाल में, बेंगलुरु में। तो गढ़वाल राजस्थान के गढ़वाल जिले में इसको शुरू किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक है ना। अब जो चिपको आंदोलन क्या होता है, जैसे वहां की अमृता देवी बिश्नोई और उनकी पुत्रियों ने और वहां के स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों के काटे जाने पर उसका जमकर क्या किया, उसका विरोध किया गया, और उसी को हमने कहा गया चिपको आंदोलन, ठीक है ना। यानी राजस्थानी भाषा में बोला गया, शीश साटे रुख बचे,
तो भी सस्तो जान, मतलब कि पेड़ों के बचाने में अगर हमारे सर भी कट जाते हैं तो भी उनसे हमारी जान क्या है, सस्ती है, ठीक है ना। तो मतलब त्याग दिया उन्होंने अपनी त्याग, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। एस्ट्रोजन लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा और स्पर्मेटिड्स द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो सर्टोली कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं को क्या मिलता है, पोषण प्रदान मिलता है। लीडिंग कोशिकाओं से द्वारा एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। एस्ट्रोजन का टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम एंड्रोजन है, ठीक है ना, याद रखना है इसको। आगे देखो क्या है, कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें गुणसूत्र क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। तो याद रखना इसमें डाउन सिंड्रोम होता है, 21वें गुणसूत्र पे एक अतिरिक्त कॉपी बढ़ जाती है, जिससे क्या होते हैं, बच्चे डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो जाते हैं। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा की जाती है, तो टाइफाइड की जाती है। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है, तो पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा राइजोबियम भी है, माइकोराइजा भी है। तो इसमें ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा, सही है, ए और बी दोनों, ठीक है ना, ए और बी दोनों, क्योंकि राइजोबियम उच्च पादपों की जड़ों के साथ एसोसिएट होता है और नाइट्रोजन मृदा में फिक्स करता है, जबकि माइकोराइजा उच्च पादपों की माइकोराइजा एक प्रकार का कवक है जो उच्च पादपों की जड़ों के साथ जुड़कर पोषक तत्वों को अवशोषित करके भोजन देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह क्लियर हो जाएगा। निभाग पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है। निभाग कहां पाया जाता है, परागकण में नहीं होगा, भ्रूणपोष में नहीं होगा, इन सभी में। और निभाग कहां पाया जाएगा, बीजांड में। कहां पाया जाएगा, बीजांड में, बीजांड का सबसे ऊपरी भाग। इसके बाद आगे देखो, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है तो उत्पादक, अपघटनकर्ता, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता है, क्या बाबू, उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है, उपभोक्ता है, ठीक है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी उपभोक्ता है। इधर देखो हो गया। आगे देखो, क्या पुरुष से संबंधित है, ठीक है, पुरुष से क्या संबंधित है, वैसेक्टोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना वैसेक्टोमी, यानी वैसेक्टोमी का मतलब होता है इसमें जो वास डिफरेंस नली होती है उसको ऑपरेशन द्वारा, सर्जरी द्वारा इसको काटकर बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म उदरी गुहा तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी ये परिवार नियोजन की परमानेंट यानी स्थायी विधि है। वंशागति की इकाई है, वंशागति की इकाई क्या है, जीन प्रारूप गुणसूत्र गाल्जी का है जीन। तो वंशागति की इकाई क्या होती है, जीन होती है, ठीक है ना। आगे देखो, जल परागित पादप का नाम, जल परागित पौधे का पूछेगा परीक्षा में, जल परागित पौधों के नाम बताइए। तो हाइड्रिला है, मटर है, नींबू है, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रिला में क्या होता है, जल परागण की क्रिया होती है, ठीक है ना। आगे देखो, निम्न में से कौन सा कूट फल है, देखो कूट फल पूछेगा परीक्षा में, किन्हीं दो सत्य फल या किन्हीं दो असत्य फलों के नाम बताइए, ठीक है ना। तो असत्य फल पूछे, चाहे कूट फल पूछे, चाहे आभासी फल पूछे, बात घुमा फिरा के एक ही स्थान पर आके अटकेगी, ठीक है ना। तो निम्न में से कूट फल, असत्य फल कौन है, तो सेब है, अंगूर है, आम है, मटर है, ठीक है ना। तो सेब क्या है, असत्य फल है, क्या है, असत्य फल। बिना निषेचन के बनता है, यानी पुष्प ही फल में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, या फिर हम कहते हैं अनिषेक फलन। बिना निषेचन के फलों की प्राप्ति अनिषेक फलन कहलाती है, ठीक है। आगे देखो, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, बताइए इसमें क्या हो जाएगा, 2x है, x है और 3x, इनमें से कोई नहीं। 3x होगा, क्या होगा, 3x क्या होगा, यही सही ऑप्शन है, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, भ्रूणपोष की कोशिकाएं क्या होती है, त्रिगुणित होती हैं, क्या होती हैं, त्रिगुणित होती हैं। ए वाला तीसरा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, टाइफाइड के रोग जनक का नाम बताइए। साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी, जो दूषित जल, दूषित भोजन में पाया जाता है और टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है, ठीक है ना।
आगे देखो, अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है, अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा, अनुवांशिक रूपांतरित पौधा इसमें से कौन सा है? देखो, बीटी कपास है, ये भी है, बीटी मक्का है, ये भी है, मतलब गोल्डन राइस है, ये सभी, ठीक है ना, ये सभी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अनुवांशिक जीएमओ क्रॉप्स है, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है, इनको जेनेटिक रूप से इनका जेनेटिक बिहेवियर बदल दिया गया है और इन्हें और विकसित कर दिया गया है। आगे देखो क्या है, डेंगू बुखार का वाहक है, डेंगू इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं और इसमें हड्डियों में क्या होता है? बहुत तेजी से दर्द होता है। तो क्यूलेक्स मच्छर है, एडिस एंजिप्टाई है, एनाफिलीज है, इनमें से कोई नहीं। तो एडिस एंजिप्टाई जिसे हम टाइगर मच्छर कहते हैं, इसी के माध्यम से क्या होता है? डेंगू बुखार होता है, ठीक है ना, डेंगू बुखार होता है। आगे देखो क्या है, मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधों का फिनोटिपिक यानी फिनोटाइप मतलब यानी लक्षण प्रारूप अनुपात क्रमशः होता है 3 संबंधे 1 होता है। क्या होता है बाबू? 3 संबंधे 1, 3 संबंधे 1 अनुपात होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। आगे देखो क्या है, इसमें 112 लघु बीजाणु के निर्माण में हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन हो? 100 कितने बनाने हैं? 112 लघु बीजाणु बनाने हैं। तो 112 लघु बीजाणु बनाएंगे तो कितने, इसमें क्या करेंगे, हमें 4 से क्या देनी है? इसमें भाग देनी है, ठीक है ना। तो कितना ऑप्शन आएगा? 28 आएगा। कितना आएगा? 28। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। क्या होगा बाबू? सही। जितना जितना पूछे, 400 पूछे, चाहे 1000 पूछे, चाहे 500 पूछे, उसमें से हमें, क्योंकि एक बार में कितने बनते? लघु बीजाणुधानी में परागकण कितने बनते? एक बार में 4 बनते, तो उसमें हमें 4 से भाग देनी। अगर एक क्वेश्चन पूछे कि गेहूं जौ के 125 100 दाने बनाने के लिए, गेहूं जौ के 100 दाने बनाने हैं तो कितने अर्धसूत्री विभाजन करने पड़ेंगे? तो याद रखना कि 100 दाने बनाने के लिए हमें 100 भ्रूणकोश की आवश्यकता होगी और 100 परागकण एक बार में कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, तो 100 में 4 की भाग दे देंगे। कितने देंगे? 4 का भाग। जितना आएगा प्लस वो काउंट कर देंगे, भ्रूणकोश की संख्या 100, तो जितना आएगा निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। क्लियर कर लेना बच्चों। इधर देखो अति लघुत्तरी प्रश्न है, ठीक है ना, आ गया इधर अति लघुत्तरी प्रश्न। भ्रूणकोश किसे कहते हैं? भ्रूणकोश का मतलब होता है निषेचन के बाद बनने वाली अवस्था भ्रूणकोश कहलाती है। यानी त्रिक संलयन के फलस्वरूप भ्रूणकोश का क्या होता है? निर्माण होता है। किसी एक प्रकार के भ्रूणकोश के बारे में लिखिए। 1 नंबर में पूछा अति लघुत्तरी है, तो याद रखना भ्रूणकोश कितने प्रकार के होते हैं? मैक्सिमम 3 प्रकार के हम डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय भ्रूणकोश, कोशिकीय भ्रूणकोश, माध्यमिक भ्रूणकोश, ठीक है ना। 3 प्रकार के हो, किसी एक के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। आगे देखो क्या है, एक आवृतबीजी में पौधों में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? 400 परागकण बनाने हैं, ठीक है ना। तो 400 परागकण बनाने हैं तो कितने अर्धसूत्री? तो 400 में 4 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जितना आंसर आ जाएगा वही इसका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से लिख देंगे इसको। इसके बाद देखो, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम का उत्तर में इसमें एक लिख देना, सेब है। क्या है? सेब है। और दूसरा नाशपाती है। क्या है? नाशपाती, ठीक है ना, नाशपाती। ये दोनों क्या है? आभासी फल है। और भी है, स्ट्रॉबेरी है, जैक फ्रूट है, ठीक है ना। ये क्या है? आभासी फल है, यानी असत्य फल है, जो बिना निषेचन के बनते हैं, ठीक है ना। बिना निषेचन के क्या होते हैं? बनते हैं। चलो ठीक है। जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए। जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए। पहला क्या है? हाइड्रिला है, दूसरा वैलिसिनेरिया है। क्या है? हाइड्रिला, याद रखना, हाइड्रिला। दूसरा क्या है? वैलिसिनेरिया। वैलिसिनेरिया क्या है? वैलिसिनेरिया, हाइड्रिला वैलिसिनेरिया। ये क्या है? मतलब कि जलीय परागण करने वाले पौधे, इनमें जल के माध्यम से परागण
होता है, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, किसी एक का उदाहरण दीजिए। अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है, यानी बिना निषेचन के जीवों का निर्माण अनिषेक जनन कहलाता है, जैसे मधुमक्खी में होता है, ठीक है ना। तो इसमें उदाहरण में मधुमक्खी वाला लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल का निर्माण करता है। तो याद होगा, ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा। देखो क्या है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, सेब क्या है, यानी सेब बिना निषेचन के विकसित होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। या सेब का जो पुष्प ही फल में क्या होता है, पुष्प ही फल में परिवर्तित होता है, इसीलिए सेब को आभासी फल कहते हैं। और पुष्प का कौन सा भाग, तो पुष्प का अंडाशय भाग क्या करता है, फल का निर्माण करता है, और बीजांड से बीज बनता है, और अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। इतना लिखेंगे, हो जाएगा। इसमें परागण को परिभाषित कीजिए। परागण को परिभाषित करने के लिए, परागण को केवल परिभाषित करने के लिए पूछा है, 1 नंबर वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। तो परागण को परिभाषित किया है, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना क्या कहलाता है बाबू, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब यानी परागकण जब यानी किसी पौधे में परागकण क्रिया स्वयं हो, उसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण किसी एजेंट कारक के माध्यम से होता है, ठीक है ना। परपरागण की अनेक प्रकार की क्या होती है, विधियां होती हैं, जैसे जल परागण, पक्षी परागण, जंतु परागण, ठीक है ना, कीट परागण, ये सब होता है, ठीक है ना। आगे देखो, अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए। अभी हमने बताया कि अंकुरित परागकण का मतलब कि ये परागकण है। तो परागकण में क्या होते हैं, जैसे मान लो यहां से जब पराग नलिका विकसित होगी, तो ये हमें बना देना है, यहां से ये ऐसे करके बना देना है, ठीक है ना, बना लेंगे अच्छे से, ठीक है ना, ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये जनन केंद्रक है, और ये क्या है, ये नलिका केंद्रक कर लेंगे इधर, ये जनन केंद्रक, और ये नलिका केंद्रक, नलिका केंद्रक, ठीक है ना। और ये अंकुरित पराग नलिका, ये हो जाएगा, क्लियर कर लेना इसको। आगे देखो क्या है, किन्हीं 2 कायिक प्रवर्ध के नाम लिखिए। चलो, किन्हीं 2 कायिक प्रवर्धन के नाम लिखिए। ऐसे पौधे जिनमें कायिक प्रवर्धन होता हो, है ना। तो हम यहाँ गुड़हल भी लिख सकते हैं, गन्ना भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब गुड़हल गन्ना में क्या होता है, कलिकाओं के माध्यम से, यानी कायिक प्रजनन कलिकाओं के माध्यम से होता है, ठीक है ना। ये दोनों लिख देंगे, इसके नाम केवल लिखना है बाबू, लिख लोगे। आभासी फलों का कोई 2 उदाहरण, ये हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखो, नामांकित चित्र की सहायता से लघु बीजाणु धानी की संरचना का वर्णन कीजिए, संक्षेप में वर्णन कीजिए। लघु बीजाणु धानी का मतलब क्या होता है, यही जो बनाना है, ये देखो, लघु बीजाणु धानी नामांकित चित्रों की सहायता से। तो लघु बीजाणु धानी का मतलब क्या होता है, यानी ये जो डायग्राम है, ये क्या है, परागकण है, ये ऐसे जो बना है डायग्राम, ठीक है ना। यही डायग्राम क्या बनाना है, यही वाला बना के अच्छे से इसके बारे में क्या करना है, मतलब लघु नामांकित चित्रों की सहायता से लघु बीजाणु धानी की संरचना का वर्णन करना है। तो इसमें ये 4 लघु बीजाणु धानियां हो गई, 1 2 3 4 हो गई। बाहर वाली बाह्य परत होती है दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी टेपिटम मध्य परत होती है, ठीक है ना। तो टेपिटम क्या करती है, पराग का लघु बीजाणु कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य करती है, ठीक है ना। ये डिस्कस कर लेना अच्छे से इसको। इसके बाद देखो क्या है, अनिषेक फलन पार्थिनोग्राफी किसे कहते हैं, बिना निषेचन के फलों के निर्माण को अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें सेब नाशपाती आ जाएंगे एग्जाम्पल में, क्या आ जाएंगे, सेब नाशपाती एग्जाम्पल में, देख लेना अच्छे से।
इसके बाद सामान्य भ्रूणकोश का चित्र बनाइए। सामान्य भ्रूणकोश का चित्र बनाइए। भ्रूणकोश का केवल चित्र पूछा है, ठीक है ना। तो भ्रूणकोश का चित्र बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, देखो ये बना देंगे, ठीक है ना। इसमें एक कोशिका इधर दिखा देंगे, इधर देखो, ये ध्रुव केंद्रक परिवर्तित होगा, किसका निर्माण करेगा, पेन का, ठीक है ना, पेन का, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करेगा, ठीक है ना, प्राथमिक भ्रूणपोष। और ये किस में बदल जाएगा, अंड कोशिका नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, और इससे इसके संयोजन से 2n स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम बोलेंगे युग्मनज। क्या बोलेंगे, युग्मनज। ये क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष का चित्र हो जाएगा। बस ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना, बस ऐसे ही बनाना है, ये हो जाएगा, क्लियर कर लेना। आगे देखो क्या दिया है, अंतर कीजिए उभय लिंगाश्रयी तथा एक लिंगाश्रयी। उभय लिंगाश्रयी का मतलब ऐसे जिसमें दोनों जननांग पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों एक साथ हो, ठीक है ना। और एक लिंगाश्रयी का मतलब जिनमें एक ही है, नर और मादा दोनों में से केवल एक भाग। जैसे ये सब पूछेगा नहीं, ये दोनों ये सम कालपक्वता एवं भिन्न कालपक्वता ये भी नहीं पूछेगा परीक्षा में, ठीक है। आगे देखेंगे इसको, ठीक है ना। इसके देखो दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। दोहरा निषेचन का मतलब होता है एसजी नवासिन ने फ्रिटिलेरिया एवं लिलियम के पौधे में दोहरे निषेचन को खोजा था। दोहरा निषेचन पूछेगा बाबू, ठीक है ना। दोहरा निषेचन एसजी नवासिन ने फ्रिटिलेरिया एवं लिलियम के पौधे में खोजा था। अगर कुछ नहीं आएगा तो सीधा दोहरा निषेचन का मतलब क्या होता है, कहाँ निषेचन कहाँ होता है, भ्रूणकोश में होता है। कहाँ होता है, भ्रूणकोश में। कहाँ होता है, भ्रूणकोश में। ये भ्रूणकोश में क्या होता है, भ्रूणकोश में निषेचन होता है। कहाँ होता है, भ्रूणकोश में होता है। तो n प्लस n इक्वल टू 2n कर लेंगे, और 2n को हम क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं, संलयन। और संलयन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। किसका निर्माण होता है, युग्मनज। और ये पहली अवस्था बन गई। दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी, n प्लस 2n इक्वल टू 3n, और इसको क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन। क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन। और त्रिक संलयन के फलस्वरूप क्या बनेगा, पेन बनेगा। क्या बनेगा, पेन। पेन पलते हुए भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। कुछ नहीं आएगा तो दोहरा निषेचन में डिफिनेशन में लिख देना कि भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन क्रिया को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। और ऐसे ही लिख देना, हो जाएगा क्लियर। शांत रहो जी। इधर देखो, भ्रूणकोश व भ्रूणकोश में अंतर बताइए। देखो भ्रूणकोश क्या होता है, निषेचन के बाद बनता है, और भ्रूणकोश क्या होता है, निषेचन स्थल होता है, जहां पर निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है ना। आगे देखो, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं, 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। कितने, केवल केंद्रक पूछा है तो 8 केंद्रक, ठीक है ना। कितने केंद्रक, 8 केंद्र। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में केवल 8 केंद्रक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, केवल 8 केंद्रक, ठीक है ना, याद रखना इसमें। इसके बाद देखो क्या है, किसको भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को क्या कहते हैं, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं। परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं, 2 ही विधियां, स्थायी पूछा है 2 ही विधियां हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। यानी नलिका उच्छेदन और शुक्रवाहिका उच्छेदन। शुक्रवाहिका उच्छेदन पुरुष से संबंधित है, और नलिका उच्छेदन किससे संबंधित है, मादा से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें यह विधि कब कराई जाती है, जब 2-3 बच्चों का जन्म हो जाता है, तो इसके बाद विधि अपनाई जाती है, ठीक है ना। आगे देखो, वृषण के 2 प्रमुख कार्य बताइए। वृषण के 2 प्रमुख कार्य का मतलब, पहला कार्य इसमें वृषण क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण होता है, प्लस शुक्राणुओं का इसी में क्या होता है, निर्माण होता है। 2 कार्य इसके हो जाएंगे, लिख देना। शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए।
हो जाएगा। शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? यानी शुक्राणु जनन का मतलब एक सेल है, एक कोशिका है और इसका गुणिता स्तर कितना है? अगर इसका गुणिता स्तर मानो तो इसका 2n है। कितना है? 2n। और इसको पीजीसी सेल कहते हैं, पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है ना। शुक्राणु जनन की प्रवस्था का मतलब क्या होता है? इसमें अगर पहला विभाजन होगा तो इसको हम बोलते हैं गुणन प्रवस्था। क्या बोलते हैं? गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था है, गुणन प्रवस्था है। ठीक है ना। इसमें कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन के अंतर क्या होता है? कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी, एक कोशिका से दो कोशिकाएं, और दो कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है ना। याद रखना कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 कोशिकाएं। ठीक है ना। अब इन चारों कोशिकाओं का गुणिता स्तर कितना होगा? 2n ही होगा, n नहीं होगा, क्योंकि हम समसूत्री विभाजन पढ़े यानी गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था में निरंतर कोशिकाओं की क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी समसूत्री विभाजन होता है, कोशिकाओं की वृद्धि होती है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होगा? इसे बोलेंगे गुणन प्रवस्था। इसके बाद ये कोशिकाएं इन कोशिकाओं से पोषक पदार्थों को ग्रहण करके अपने आकार में क्या कर लेती हैं? वृद्धि कर लेती हैं। तो इसे एक कोशिका बड़ी बन जाएगी, इसे बोलेंगे वृद्धि प्रवस्था। क्या बोलेंगे? वृद्धि प्रवस्था। वृद्धि प्रवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृद्धि प्रवस्था। अब इसका गुणिता स्तर कितना होता है? 2n होगा। कितना होगा? 2n। ठीक है ना। अब यहां से देखो, यहां से अर्धसूत्री विभाजन शुरू होगा। अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के 2 चरण होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड होते हैं। पहला जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक क्रोमोसोम क्या होते हैं? 2 इक्वल पार्ट में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। यानी ये 23-23 के पेयर में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 23-23 के पेयर में डिवाइड हो जाएंगे। इसे वृद्धि प्रवस्था बोलते हैं। और इसके बाद आगे जब डिवाइड होंगे तो इसे बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज, यानी परिपक्वन प्रवस्था फर्स्ट, परिपक्वन प्रवस्था सेकेंड। ठीक है। 2 प्रवस्थाएं होंगी। ठीक है। तो इसमें आगे फिर से विभाजन ऊपर के जैसे ही होगा, तो 4 कोशिकाएं बनेंगी। और 4 कोशिकाएं बनेंगी तो इन चारों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहते हैं। ये चारों कोशिकाएं क्या बनाएंगी? स्पर्म का क्या करेंगी? स्पर्म का निर्माण करती हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? शुक्र जनन। यानी याद रखना 3 प्रवस्थाएं होती, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन फर्स्ट, परिपक्वन सेकेंड प्रवस्था। समसूत्री विभाजन ऊपर होगा, जिसमें केवल कोशिकाओं की क्या होती है? वृद्धि होती है, गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता। दूसरे में क्या होता है? यानी वृद्धि प्रवस्था के बाद जब अर्धसूत्री विभाजन चलता है तो पहले अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके बाद जब अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है तो युग्मकों का निर्माण होता है। इसीलिए इसे शुक्राणु जनन यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो इसे शुक्राणु जनन की क्रिया कहते हैं। क्लियर कर लेना। आगे देखो क्या है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्त्रावित वृषण हार्मोन्स के नाम लिखिए। एकदम नाम लिखना है। लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या करती हैं? स्त्रावण करती हैं। केवल नाम लिखना हो जाएगा। आगे देखो क्या है? मनुष्य के शुक्राणु की संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। केवल नामांकित चित्र बनाने के लिए पूछा गया है, तो आराम से इसका चित्र बना सकते हैं। ठीक है ना। शुक्राणु 3 भाग में क्या होता है? डिवाइड होता है। एक होता है ऊपर वाला हेड पार्ट होता है, मध्य भाग होता है और टेल होता है, पूंछ वाला भाग होता है। ठीक है ना। अब बनाने के लिए इसमें कुछ भाग है। जो हेड वाला पार्ट होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, गुणसूत्र होते हैं, डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और सबसे हेड के सबसे ऊपर वाले भाग पे एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का क्या नाम है? एक्रोसोम एंजाइम है, जो क्या करता है? अंडाणु की दीवार को भेदने का कार्य करता है। आराम से इसको कर लेंगे, हो जाएगा। लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? यानी वे लक्षण जो एक पीढ़ी से लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लिंग संलग्न
गुण कहते हैं या लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। तो किन्हीं मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो नाम लिखना है, वर्णांता लिखेंगे, वर्णांता और हीमोफिलिया, वर्णांता और हीमोफिलिया लिखेंगे, इसमें आ जाएगा, सही है, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, सहप्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित। सहप्रभाविता का मतलब होता है यानी साथ साथ लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना क्या कहलाता है, यानी अपना प्रभाव उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, सहप्रभाविता कहलाता है। उदाहरण में इसमें मिराबिलिस जलापा वाला आ जाएगा, लिख लेंगे अच्छे से। डीएनए व आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतर बताइए। डीएनए व आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतर में क्या आ जाएंगे, डीएनए क्या होता है, डीएनए रासायनिक अंतर, डीएनए द्विरज्जुकी और आरएनए एक रज्जुकी होता है। तो इस रासायनिक अंतर पूछा है, तो इसमें पेंटोज शर्करा, इसमें इसके सेकेंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इसीलिए डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जबकि आरएनए के सेकेंड कार्बन पे यानी पांचों ऑक्सीजन ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, राइबोज शर्करा कहते हैं। लिख लेंगे, आसानी से हो जाएगा। आगे देखो क्या है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र क्या है, ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, यानी टर्नर सिंड्रोम का क्या होता है, यानी इसमें मोनोसोमी होती है, मोनोसोमी, तो यानी इसमें क्या होता है 2n-1 होता है, क्या होता है 2n-1, यानी इसमें मोनोसोमी होता है, क्या होता है, मोनोसोमी, मोनोसोमी होता है। इसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इक्वल टू करेंगे तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 45 गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं, 45 गुणसूत्र होते हैं, 45 गुणसूत्र किसमें, टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है ना। जबकि याद रखना तीनों पूछेगा, कभी कभार तीनों पूछ देता है, कभी कभार एक या दो पक्का पूछेगा, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम अच्छे से याद कर लेना। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम है मंगोलियन जड़ता, क्या है, पूछ देगा मंगोलियन जड़ता क्या है। तो मंगोलियन जड़ता का मतलब कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे जो होते हैं मंगोल टाइप दिखते हैं, मंगोल लैंग्वेज भाषा है, ठीक है ना, मंगोल जैसे दिखते हैं, पूरा उनका चेहरा गोल होता है, ललाट क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, कद छोटा होता है, अंगुलियां मोटी होती है, जीवा बाहर खुली होती है, लटकी रहती है, ठीक है ना। तो ये डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम से हमेशा क्यों फीमेल ग्रसित होती है, टर्नर सिंड्रोम से हमेशा फीमेल क्या होती है, ग्रसित होती है। और जबकि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मेल में भी देखे जाते हैं, फीमेल में देखे जाते हैं। आगे देखो, उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने किया था, हुगो डी ब्रिज ने, ठीक है ना। लैमार्कियाना पौधे पे सबसे पहले उन्होंने उत्परिवर्तन को देखा था। तो उत्परिवर्तन का जीन या गुणसूत्र में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। याद रखना है, सुनो ध्यान से, जीन या गुणसूत्र में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। जीन या गुणसूत्र में अचानक कोई बदलाव आ जाए उसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो लाल और हरे रंग के बीच क्या करते हैं, विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, लिंग संलग्न गुण सहित है, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्हें रेलवे में, ड्राइवर में, कलाकार में, सज्जाकार में नियुक्ति नहीं दी जाती। किसको, वर्णांध व्यक्तियों को, ठीक है ना, याद रखना। इसके बाद अपूर्ण प्रभाविता तथा सहप्रभाविता में जीनों एवं दृश्य रूपों का अनुपात लिखिए। एक ही अनुपात आता है दोनों का, एक संबंधे दो, दो संबंधे एक, यही आएगा, दोनों का अनुपात यही आएगा। अपूर्ण प्रभाविता का भी आएगा और सहप्रभाविता का आएगा, क्योंकि ये मेंडल के क्या है, एक्सेप्शन है, मेंडल के क्या है, एक्सेप्शन है। आगे देखो, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था, सटन तथा बोवेरी ने, सटन तथा बोवेरी ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद दिया था, याद रखना, सटन तथा बोवेरी ने। संकर पूर्वज संकरण बैक क्रॉस जांच प्रसंकरण क्रॉस में अंतर कीजिए। संकर पूर्वज संकरण में क्या होता है, याद रखना कि इसमें क्या होता है, F1 पीढ़ी का क्रॉस किसी भी जनक के मध्य कराया जा सकता है, जबकि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, परीक्षार्थ संकरण क्या होता है, याद है ना। ये जैसे ये परीक्षा में पूछेगा
तो पूछेगा तो नहीं, वैसे पूछ बता दे रहे हैं। जैसे मान लो मेंडल ने कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी लिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कि अगर इसमें से एक कैरेक्टर लिया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको उन्होंने P1 बोला, इसको उन्होंने F1 बोला। क्या बोला? F1। अब यदि F1 पीढ़ी का क्रॉस किसी भी जनक के मध्य कराया जाता तो उसे क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। और इसमें जो होता है कि संकर पूर्वज संकरण, और बैक क्रॉस में क्या होता है कि एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। अगर यहां से देखो तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, लेकिन F1 पीढ़ी क्रॉस हम किसी केवल अप्रभावी जनक के मध्य ही करा सकते हैं, अप्रभावी जनक के मध्य ही करा सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस परीक्षार्थ संकरण। क्या कहते हैं? परीक्षार्थ संकरण। इसको संकर पूर्वज संकरण, इसको परीक्षार्थ संकरण। इसमें दोनों जनक के मध्य कराया जा सकता है, इसमें केवल अप्रभावी जनक के मध्य ही कराया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना इसको। आगे देखो, मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति द्वारा उत्पन्न दो व्याधियों के नाम लिखिए। लिंग संलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न दो व्याधियां। लिंग संलग्न का मतलब सीधा लिख देना, लिंग संलग्न में आ जाएगा जैसे वर्णांता, हीमोफीलिया, यही दो व्याधियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना, आगे देखना, रुधिर वर्ग ओ वाला पुरुष रुधिर वर्ग AB वाली एक स्त्री से शादी करता है तो उनकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा? ठीक है ना, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी रुधिर वर्ग O वाला है और रुधिर वर्ग AB है। ठीक है ना, तो इसमें एक जीन होता है, मतलब कि I O। ठीक है ना, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, इधर कर लेंगे IA और IB हो जाएगा। ठीक है ना, क्रॉस कर लेंगे, हमें क्रॉस करके निकाल लेना है। ठीक है ना, क्रॉस कर लेंगे, हो जाएगा मेल गैमिट IO। ठीक है ना, चलो I क्या है? B है, IB करेंगे इसको क्रॉस। ठीक है ना, देखो क्या हो जाएगा, IA ठीक है ना, और इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब IB और IO, और इधर देखा जाए तो IB और IO। तो ज्यादातर मैक्सिमम ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A व, यानी 50% A वाले आ जाएंगे, 50% B वाले, मतलब 25%, हाँ 50% A वाले हैं, 50% B वाले आएंगे इसमें। ठीक है, 50% की उम्मीद में आएंगे। ठीक है ना, अगली पीढ़ी में। आगे देखो इसका क्या हो जाएगा, किन्हीं दो लिंग संलग्न बीमारियों के नाम लिखिए। लिंग संलग्न बीमारियों के नाम जो लिंग संबंधित होते हैं। ठीक है ना, लिंग संलग्न संबंधित होते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, इसमें भी रहेगा वही। चलो आगे देखो, अपूर्ण संलग्नता का एक उदाहरण बताइए। अपूर्ण संलग्नता का एक उदाहरण बताइए। ठीक है ना, अपूर्ण संलग्नता जैसे ड्रासोफिला फलमक्खी में देखा गया था। ठीक है ना, याद रखना। सर्वग्राही एवं सर्वदाता रुधिर समूह में कौन, इनके नाम लिखिए। तो सीधा लिख देंगे, सर्वदाता क्या है? O है। सर्वदाता क्या है? O है। और सर्वग्राही कौन सा है? AB है। कौन सा है? AB। ठीक है ना, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? O है। और सर्वग्राही कौन सा है? AB है। ठीक है ना, आगे देखो क्या है, जीन क्या है? जीन क्या है? जीन आनुवांशिकता की इकाई होता है। जीन आगे चल के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है ना, इतना लिखेंगे। DNA RNA में अंतर हो जाएगा, आप कर लेंगे इसको। ठीक है ना, निम्न प्रकार के आधार विभिन्न प्रकार के RNA का नाम लिखिए। RNA तो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, जैसे RNA के केवल नाम लिखना है तो पहले लिख देंगे मैसेंजर RNA, mRNA। ठीक है ना, mRNA पहला हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा rRNA, क्या हो जाएगा rRNA, और तीसरा क्या हो जाएगा tRNA, क्या हो जाएगा
टीआरएनए, क्या हो जाएगा टीआरएनए। ठीक है, ये कहानी और भी अगर लिखना होगा आगे तो चौथा लिख देंगे एचएनआरएनए, क्या हो जाएगा एचएनआरएनए, और पांचवा हो जाएगा एसएनआरएनए, क्या हो जाएगा एसएनआरएनए। ठीक है ना, शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये सब लिख देंगे। क्या पूछा है, विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम लिखिए, हो जाएगा। आगे देखो, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताइए। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोस शर्करा, मतलब कि N प्लस यस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और दूसरा N मतलब N प्लस P प्लस S, इसको क्या बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन क्षारक फास्फोरिक अम्ल शर्करा के समूह को न्यूक्लियोटाइड, और नाइट्रोजन क्षार और शर्करा के प्लस को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये मुख्य अंतर हो जाएगा, और भी एक लिख लेंगे। आगे देखो, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है, लिख लेंगे फटाक से। और इंटरफेरान क्या है, इंटरफेरान एक प्रकार की औषधि है जो हमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीवों में रोगों से बचाने का कार्य करती है, उसे हम इंटरफेरांस कहते हैं। देख लेंगे इसको आगे, ठीक है ना। अब इसके परीक्षा में पूछेगा, मनुष्य में अतिसार रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, अतिसार मतलब डायरिया, हैजा रोग विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। साफ सफाई रखना चाहिए, बचना चाहिए, उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए, ठीक है ना। इसी में लक्षण उपचार में लिख देंगे। बेकरी उद्योग जिस कवक का प्रयोग किया जाता है उस कवक का वानस्पतिक नाम लिखिए, ठीक है ना। बेकरी उद्योग में वानस्पतिक नाम पूछा है, कवक का क्या पूछा है, कवक पूछा गया ना, तो कवक ही तो होते हैं, मतलब कवक ही होता है इसमें, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, कवक ही होगा, लिख लेना। इसको देखो, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने काम करता है, लाइगेज करता है, ठीक है ना। जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषा लिखिए, दो क्षेत्रों का केवल नाम लिखिए। तो जैव प्रौद्योगिकी का मतलब कि यानी परिभाषा क्या हो जाएगा, यानी इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम नई तक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में नई खोज, नए प्रकार को विकसित कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। और दो क्षेत्रों का केवल नाम लिखिए, तो दो क्षेत्र का केवल नाम लिखना है, तो कृषि का क्षेत्र हो गया और चिकित्सा का क्षेत्र। जैव प्रौद्योगिकी के अंदर दो क्षेत्र हो गए, कृषि क्षेत्र और जैव चिकित्सा क्षेत्र। जहां तक इस तकनीक का उपयोग मानव कल्याण में होता है, ठीक है ना, मानव कल्याण में होता है, तो कृषि के क्षेत्र में भी होता है, जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो भी विकास होते हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे पीसीआर या पीसीआर हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ईसीजी हो गया, जितने डेवलपमेंट हुए हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। आगे देखो क्या है, अब बायोपायरेसी क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा बायोपायरेसी क्या है। तो बायोपायरेसी का मतलब बहुउद्देशीय कंपनियां जो डाटा होता है, डाटा मतलब डाटा को लीक करना, मतलब डाटा को, जो जेनेटिक डाटा होता है उसको लीक कर देना, ठीक है ना। डाटा, जेनेटिक डाटा का मतलब जैसे मान लो कि डीएनए हो गया, जीन हो गया, और उससे जुड़े सारे क्रोमोसोम हो गए, ठीक है, उनको बिना कर भुगतान किए बगैर मार्केट में उनकी सप्लाई करना ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोपायरेसी। यानी बहुउद्देशीय कंपनी जो डाटा को बिना कर भुगतान किए बगैर मार्केट में व्यापार करने लगती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं, याद रखना इसको। इसके बाद बीटी कार्टन पर टिप्पणी लिखिए, लिख लेंगे। बीटी कार्टन का मतलब बैसिलस थ्यूरेंसिस के द्वारा नए रोग प्रतिरोधक पौधे का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जिससे पौधे क्या होते हैं, पहले से ज्यादा क्या होते हैं, रोग प्रतिरोधक होते हैं। उनमें जैसे ही कॉटन बॉल को खाने के लिए कीट पहुंचते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, जिससे कॉटन बॉल सुरक्षित बच जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, जैव प्रौद्योगिकी की कृषि संबंधित दो उपयोग लिखिए, कृषि संबंधित जैव प्रौद्योगिकी के,
जैव प्रौद्योगिकी मतलब कि जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो कल्टीवेटर हो, चाहे रोटावेटर हो, जो भी कृषि के क्षेत्र में विकास हो, किन्हीं दो के बारे में टिप्पणी लिख देना है, ठीक है ना, हो जाएगा, इसके बारे में लिख लेंगे। आगे देखो, बायोगैस क्या है? बायोगैस, बायोगैस यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा, जैसे मेथेन जीवाणु द्वारा उत्पन्न कराई जाती है बायोगैस, ठीक है ना। अब बायोगैस संयंत्र पूछेगा, बायोगैस संयंत्र क्या है? तो बायोगैस संयंत्र का मतलब इसमें हम जैसे गोबर गैस का उपयोग करते हैं, पहले खाना बनाने के लिए किया जाता था, सेम वैसे ही इसमें लिखेंगे। आगे देखो क्या है, राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव कृषि में क्या महत्व? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को बढ़ाता है, ठीक है ना। आगे देखो, जैव प्रौद्योगिकी किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी के किन्हीं दो उपयोग का उल्लेख कीजिए। कृषि के क्षेत्र में लिख देना टिप्पणी में, एक कृषि क्षेत्र लिख देना और चिकित्सा के क्षेत्र में। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया था, याद है तुम सबको? नहीं याद है? चलो इसको छोड़ो, ठीक है। जैव विविधता को समझाइए, जैव विविधता को समझाइए। तो जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टि से जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं, ठीक है ना। इस जैव विविधता के कई रूप होते हैं। एक होता है जैव विविधता को परिभाषित करने के लिए एक इन सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखो, संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संकटग्रस्त जातियों पर, संकटग्रस्त का मतलब रेड डाटा बुक, इसमें याद रखेंगे। कौन सी बुक? रेड डाटा बुक, लाल पुस्तक आंकड़ा। और उसी में एक कौन जारी करता है? IUCN, याद रखेंगे। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यह एक संस्था है जो रेड लिस्ट किसको जारी करती है? लाल पुस्तक आंकड़ा, ठीक है, लाल पुस्तक जारी करती है, ठीक है ना। इसमें 3 पेज होते हैं, ग्रीन पेज होता है, येलो पेज, व्हाइट पेज होता है। और इन्हीं में क्या किया जाता है? संकटग्रस्त यानी अभी पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई, विलुप्त होने की कगार पे है, उन्हीं का क्या इसमें डाटा रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? लाल पुस्तक आंकड़ा या संकटग्रस्त जातियों पे टिप्पणी लिख देंगे, हो जाएगा। आगे देखो, रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त, वही हो गया रेड डाटा बुक। IUCN द्वारा एक संस्था है जो जारी करती है लाल पुस्तक आंकड़ा को, जिसमें हम विलुप्त होने वाले, विलुप्त की कगार पर और विलुप्त हो चुके जीवों का क्या करते हैं? संक्षिप्त इतिहास रखते हैं इसमें, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, अभ्यारण्य क्या है? अभ्यारण्य सेंचुरी पूछा गया है, सेंचुरी पूछा गया है, ठीक है ना। अभ्यारण्य क्या मतलब होता है? अभ्यारण्य बड़े बड़े होते हैं, जिसमें हम टाइगर बाघ को क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं, ठीक है ना। अभ्यारण्य क्या है? तुम अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है? इसमें बड़े होते हैं, सेंचुरी होती है, इसमें जीवों को संरक्षित किया जाता है। अभ्यारण्य खुद लेकर चलाया जा सकता है और इसमें बहुत सारी एक्टिविटी जैसे पशुचारण, अन्य इसमें सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि पशु शाम तक घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि वहां हानिकारक जीव जंतु होते हैं, वो खा जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है ना। एक परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। परागकण का चित्र बनाना है और लिखना है उसके बारे में, ठीक है ना, हो जाएगा। अथवा करके दिया है, परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाइए। परागकण की अंकुरण अगर इसमें पूछा है तो हम इसमें दोनों में हम नर युग्मकोद्भिद का विकास भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वही अंकुरित परागकण ही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका मानी जाती है, तो उसमें चित्रों की मदद से लिख सकते हैं। या फिर अथवा में देखो 3 ठो दे दिया है, आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नर युग्मकोद्भिद का विकास 2 चरण में पड़ते हैं, परागण पूर्व परिवर्धन और परागण पश्च परिवर्धन। परागण पूर्व परिवर्धन में केवल परागकण डेवलपमेंट होते हैं, यानी अभी परागकोश से परागकण मुक्त नहीं हुए, परागकोश से परागकण अभी मुक्त नहीं हुए, परागकोश में रहते हुए परागकणों के विकास को परागण पूर्व परिवर्धन कहते हैं।
और परागण के बाद जब परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं, वहां जो विकास होता है, वहां जो वृद्धि होती है, उसे परागण पश्य परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद देखो, निम्न को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। असंग जनन अपयुग्मन। असंग जनन का मतलब होता है अंड कोशिका के अतिरिक्त यदि अन्य कोशिकाओं के द्वारा निषेचन की क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? असंग जनन। और असंग जनन की खोज किसने किया था? विंकलर ने किया था। क्या किया था? विंकलर ने। अपयुग्मन भी लगभग सेम ही है, मतलब कि बिना अर्धसूत्री विभाजन के युग्मनज का निर्माण अपयुग्मन कहलाता है। ठीक है ना। अनिषेक फलन क्या है? बिना निषेचन के फलों की प्राप्ति को अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। अथवा करके दिया। असंग जनन क्या? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। या फिर अपबीजाणुकता को परिभाषा लिखिए तथा 2 उदाहरण दीजिए। अपबीजाणुकता, ठीक है ना, ये भी है। अपबीजाणुकता में देख लेना थोड़ा सा, ये मतलब क्वेश्चन एक ही आ जाएगा इसमें। आगे देखो, नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि उदर गुहा के अंदर रहेंगे तो उनको बॉडी का कोर टेम्परेचर मिलेगा जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए वृषण कोष क्या होते हैं? नेचर द्वारा बाहर कर दिए गए ताकि जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, उससे कम तापमान पे शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। ठीक है ना। आगे देखो क्या है, अपरा को परिभाषित कीजिए किसी दो कार्य। अपरा क्या होता है? मैटरनल फिटरनल कनेक्शन, इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। यानी माता और गर्भस्थ शिशु के आपसी संबंध से बनने वाले तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। अपरा द्वारा बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है, अपरा द्वारा बच्चे को पोषण मिलता है, अपरा के माध्यम से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है ना। अपरा से क्या तात्पर्य है? अपरा के प्रकार। अपरा कई प्रकार के होते हैं, डेसिडुएट, कंट्राडेसिडुएट, नॉन डेसिडुएट। ठीक है ना। मातृत्व अपरा और भी बहुत सारे, हिमोकोरियल, ये सब मानव में तो हिमोकोरियल अपरा पाया जाता है। बहुत प्रकार के हमने लिखवाया है, देख लेना। अपरा प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, हो जाएगा। आगे देखो क्या है, सहायक जनन तकनीक को परिभाषित कीजिए। आईवीएफ, पात्रे निषेचन, इससे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। केवल पात्रे निषेचन पूछ सकता है, केवल पात्रे निषेचन। तो इसमें सहायक जनन प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होगा? आईवीएफ के बारे में लिखेंगे। तो आईवीएफ क्या होता है? यानी ओवम को और स्पर्म को बाहर यानी परख नली में 32 इम्ब्रियो को डेवलप करके उसी फीमेल के गर्भ में रोपित करने की विधि क्या कहलाती है? आईवीएफ कहलाती है। आईवीएफ के माध्यम से सबसे पहले बच्ची का जन्म हुआ था, कौन सी थी? लूसी जोय ब्राउन थी। और भारत की कौन थी? कनुप्रिया अग्रवाल। डॉक्टर सुभाष चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में सफल इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। यहाँ देखो दिया है, बंद दंपतियों के संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। आईवीएफ है, ऐसे दंपति जो बच्चे को जन्म नहीं दे पाते वो आईवीएफ की मदद ले सकते हैं। जेडआईएफटी, जीआईएफटी, सरोगेसी भी ले सकते हैं। ये पूरा हो जाएगा इसमें। आगे देखो क्या है, समयुग्मी एवं विषमयुग्मी से क्या अंतर है? ठीक है ना। इसमें लिख लेंगे, आ जाएगा समयुग्मी मतलब दोनों युग्मक समान, विषम दोनों युग्मक विपरीत अवस्था में। इसमें देखो क्या है, प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। प्रभाविता का मतलब वे लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, प्रभाविता को उत्पन्न करते हैं। और वे लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते, अप्रभाविता के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखो, मानव में लिंग निर्धारण के तात्पर्य, क्रियाविधि, रेखाचित्र वर्णन कीजिए। हो जाएगा, ये प्रश्न कर लेंगे। ये प्रश्न तीनों एक जैसे हैं, हो जाएगा बाबू। मानव में लिंग निर्धारण 2 तरह से, नर और मादा कर लेना, क्रॉस करके दिखा देना और लिख देना, पूरे संसार में लिंग निर्धारण का अनुपात 1:1 होता है, कर लेना ऐसा। आगे देखो क्या है, अनुवांशिक रोग क्या है? डाउन सिंड्रोम, मंगोलता वाले व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 गुणसूत्र होते हैं। और इनके लक्षण, वही लक्षण लिख देंगे। चेहरा गोल होता है, ललाट ब्रॉड होता है, पाल्म हथेली छोटी होती है, उंगलियां छोटी होती, कद छोटे होते हैं। 25 से 26 साल की एज में क्या हो जाती है? उनकी
डेथ हो जाती है, ठीक है ना, लिख लेंगे इसको। आगे देखो क्या है, लिंग संलग्न जीन लक्षण की वंशागति किसे कहते हैं? मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण रेखा चित्र एवं सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है, एक जैसे क्वेश्चन है, देखो लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? अप्रभावी या संलग्न लक्षणों के किन्हीं दो रोगों का, इसमें कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली टारगेट कर लेना। वर्णांता जैसे लिंग संलग्न पूछे तो सीधे सीधे से लिख देना कि वे लक्षण जो लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें लिंग संलग्न गुण या लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। और उदाहरण में 2 ठो लिख देना, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। फिर हीमोफीलिया हेडिंग डालना, हीमोफीलिया के बारे में लिख लेना अच्छे से। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया को शाही डिजीज कहते हैं। और शाही डिजीज इसलिए क्योंकि वे महारानी विक्टोरिया की खानदान में देखा गया था, इसीलिए इसे शाही डिजीज कहा जाता है। क्योंकि इसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता, जिससे जरा सी चोट लगने के बाद रुधिर निरंतर बहता रहता है। रुधिर क्या होता है? निरंतर बहता रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मतलब ब्लीडर डिजीज या हीमोफीलिया कहते हैं। और कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या था? ऐसे व्यक्ति जो लाल और हरे के रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं, उन्हें कलर ब्लाइंड्स कहते हैं, ठीक है ना। इसी को रेखा चित्र के माध्यम से लिखना होगा आप लोगों को, ठीक है ना। आगे देखो, अनुवांशिक कूट क्या है? अनुवांशिक कूट की खोज जॉर्ज गैमो ने किया था। इसकी कोई 4 विशेषताएं। अनुवांशिक कूट कामा विहीन होता है, ठीक है ना, पंचुएशन का प्रयोग नहीं किया। अनुवांशिक कूट सार्वत्रिक होता है, इसमें एयूजी मेथियोनिन को कोड करता है। इसमें 3 क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन होते हैं, ठीक है ना। जैसे एयूजी है ना, यू जैसे एग्जांपल में उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये क्या होते हैं? 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। इसकी 4 विशेषताएं हो गई। अनुवांशिक कूट क्या है? तो अनुवांशिक कूट 3 अक्षरों का वह समूह जो विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करने की क्षमता रखता है, उसे अनुवांशिक कूट कहते हैं। ये पूरा लिख देना। ये 3 तरह से पूछा। प्रारंभिक कोडान, स्टॉप कोडान के नाम लिखिए। प्रारंभिक कोडान एयूजी लिख देना, एयूजी हो जाएगा। और स्टॉप कोडान 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उल्लू आया आया हो जाएगा, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये क्या हो जाएंगे? स्टॉप कोडान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टॉप कोडान हो जाएंगे। क्लियर कर लेना इसको। आगे देखो क्या है, राइबोसोमल आरएनए पे टिप्पणी लिखिए। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? ये राइबोसोमल आरएनए कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम्स की सब यूनिट्स में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? कार्य के आधार पर आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। एक अलग से पूछे तो जैसे एमआरएनए पे संक्षेप, एमआरएनए का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। या क्लोवरलीफ मॉडल पूछे या टीआरएनए की संरचना पूछे तो टीआरएनए के बारे में लिखेंगे। क्लियर कर लेना इसको। या ऐसे पूछे प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का नाम लिखिए। तो प्रोटीन संश्लेषण में 3 प्रकार का आरएनए भाग लेता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए को मैसेंजर आरएनए, आरएनए को मैसेंजर आरएनए, आरएनए को ट्रांसफर आरएनए, आरएनए को किस आधार पर विभाजित किया गया? तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? संदेश को, जो प्रोटीन संबंधी संदेश होते हैं उसको पकड़कर ट्रांसफर आरएनए के पास लेकर जाता है, और ट्रांसफर आरएनए राइबोसोमल आरएनए के पास लेके जाता है, जिससे प्रोटीन की क्रिया क्या होती है? संचालन होती है, ठीक है। आगे देखो, डीएनए आरएनए में अंतर हो जाएगा, बहुत बार पूछा है एकदम लाइन लगा के, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? मानव जीवन में इसके उपयोग प्रकाश डालिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़े, पूछेगा परीक्षा में, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछेगा, एकदम करेक्ट है। एलेक जेफरी इसके क्या है? जनक है, ठीक है ना। और प्रोफेसर लालजी सिंह भी इसके क्या है? भारतीय जनक है, विश्व के एलेक जेफरी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर डीएनए 2 प्रकार का होता है, बल्क डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए क्या होता है? 99% क्रोमोसोम सबका मैच करता है, केवल 1% क्रोमोसोम जो बचता है उसे सैटेलाइट क्रोमोसोम यानी सैटेलाइट गुणसूत्र कहते हैं। और सैटेलाइट गुणसूत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में 6 से 10 पेयर होते हैं,
और उसमें भी 6-10 पेयर होते हैं। तो मतलब कि एक होता है VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होता है, एक होता है शॉर्ट टेंडम STR शॉर्ट टेंडम रिपीट होता है। क्या होता है? शॉर्ट टेंडम रिपीट होता है। अब इसके उपयोग यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कब कराया जाता है? जैसे जनकता के झगड़े को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, बलात्कार के केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चेक कराया जाता है, ठीक है ना, यही सब क्या है इसके उपयोग है, लिख देंगे। या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अच्छे से, ठीक है। हाथी पांव रोग, अच्छा क्वेश्चन है। हाथी पांव रोग, इसके दो पोषद होते हैं, याद रखना। एक होता है बाउचेरिया ब्रेंकोप्टी होता है, जो कि प्रोटोजोआ से संबंधित एक जीव है। बाउचेरिया ब्रेंकोप्टी क्या होता है? बाउचेरिया ब्रेंकोप्टी होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा मलेरिया रोग कारण बचाव। मलेरिया रोग का कारण बचाव लिख देंगे इसमें। जितने भी प्रयोग करते हैं, ऑल आउट, मच्छरदानी, जो भी है, साफ सफाई, ये सब लिख देंगे इसमें कहानी की तरह, ठीक है ना बाबू। ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा के 4 महत्वपूर्ण भेद बताइए। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब वह प्रतिरक्षा होती है जो रोगों के प्रति तत्काल अनुक्रिया उत्पन्न करे, उसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और वह प्रतिरक्षा रोगों के प्रति लंबे समय तक अनुक्रिया उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? और निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं बाबू। क्लियर है? प्रतिरक्षा क्या है, सक्रिय, ये थोड़ा सा देख लेना घर जाके अच्छे से। ये देखो क्या है, एल्कोहल के कुप्रयोग होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। एल्कोहल पूछा है बाबू, इससे 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 कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सीधा पूछ देगा, किसी भी जैसे उठा देगा, जैसे बेलाडोना नाइट्रोपा उठा देगा। अफीम किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? अफीम के पौधे पे किससे, लेटेक्स बाग से प्राप्त किया जाता है, ये पूछ सकता है इसमें, ठीक है ना। दुष्परिणाम जानते हैं ना एल्कोहल के क्या होते हैं? बहुत सारे दुष्परिणाम है, लिख देंगे, आसपास देखने को एग्जाम्पल में मिलते हैं, पूरा एकदम छाप देना, लिख देना, हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, मलेरिया रोग जनक बचाव उपचार, ये भी हो जाएगा, लिख लेंगे। वैसे भी प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजाति, प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां लिख देंगे। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम टिटैनी, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, ठीक है ना, ये लिख देंगे इसमें। चलो, टाइम नहीं है। इंटरफेरांस क्या है? अभी हमने बताया प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इसका महत्व। इंटरफेरान अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। एक प्रकार का मतलब कि एक प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली है। क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली है। इसके बारे में लिख देंगे आप लोग, लंबे में पूछा गया है, थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद देखो क्या है, जैव उर्वरक क्या है? कृषि में इनका महत्व बताइए। जैव उर्वरक यानी वे उर्वरक जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से तैयार किए जाते हैं, उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। इनका क्या महत्व है? कृषि के क्षेत्र में बहुत सारा महत्व है, ठीक है ना, इसके बारे। या फिर जैविक खाद क्या है? रासायनिक खाद ज्यादा क्यों महत्व पसंद है, ठीक है ना, क्योंकि रासायनिक खाद बाबू तत्काल अनुक्रिया उत्पन्न करती है और जैविक खाद थोड़ा समय लेती है, ठीक है ना, तो इससे ये लिख देंगे आप लोग। आगे देखो क्या है, प्लाज्मिड क्या है? स्पष्ट कीजिए। प्लाज्मिड जीवाणुओं का अतिरिक्त जेनेटिक मटेरियल होता है, जो सर्कुलर डीएनए ही होता है। क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। जीन टैक्सी का कार्य करता है, जीनों को ले आने का कार्य करता है। जैव प्रौद्योगिकी में इसका महत्व होता है, ठीक है ना। और कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। चित्र की सहायता से पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर को समझाइए। चित्र की सहायता से पूछा गया है, तो पीसीआर एक मशीन होती है, जेरोक्स कॉपी जैसी मशीन होती है, जिसमें हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकते हैं। पीसीआर की खोज किसने किया था? कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने किया था। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है? लाभकारी जीन का मतलब क्या होता है? पीसीआर क्या होता है? डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए बेसिकली किया जाता है, या जीन की मल्टीपल कॉपीज। आगे देखो क्या है, स्वास्थ्य की देखभाल में जैव प्रौद्योगिकी उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। स्वास्थ्य की देखभाल में चिकित्सा के बारे में जितना जैव चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे जीन चिकित्सा अन्य बारे में लिखना होगा इसमें। आगे देखो क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जीव जंतु जिनके जीन को फेर बदल करके प्राप्त किया जाता है, उन्हें ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। और महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें
जैसे जीन क्लोनिंग आ जाएगा, जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग संवाहक, यही सब आएंगे, ठीक है ना, लिख देंगे इसमें। आगे देखो, पुनर्योगज डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसका चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग बताइए। चिकित्सा के क्षेत्र में जो 4 साल की बच्ची में जो एडीए एंजाइम को, एडीए डी एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम के प्रयोग करने में वो लिख देंगे। और पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त करते हैं, एक नया लक्षण विकसित करते हैं, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में लिखेंगे, पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी तकनीक द्वारा इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में लिखेंगे, इंसुलिन कैसे प्राप्त किया जाता है, जो डायग्राम है उसका, और मानव इंसुलिन पे टिप्पणी लिखी। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर जाकर डिस्कस करना। इसके बाद देखो, सहोपकारिता आ जाएगा, इसके बारे में पूछेगा, सहोपकारिता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आर्किड और आम के वृक्ष की सहोपकारिता, या फिर पशुचारण करने वाले जीव साहचर्य संबंध में एक साथ रहते हैं, दोनों को क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, जातियों में प्रतियोगिता प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रतियोगिता प्रभाव का मतलब इसमें स्पर्धा डिस्कस करेंगे, इसमें क्या डिस्कस करेंगे, स्पर्धा, और वही प्रतिस्पर्धा, अंतरजातीय स्पर्धा पूछा गया जो हमने बता रखा, ठीक है। इसके बाद देखो, की स्टोन प्रजाति से आप क्या समझते हैं, वे प्रजातियां जो पर्यावरण में मात्रा में रहते हुए पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करें, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं, की स्टोन प्रजाति कहते हैं। उदाहरण सहित इसमें अंजीर और ये है, ठीक है ना, तो बहुत सारे हैं। की स्टोन प्रजाति पर टिप्पणी लिखवाए, इसको देख लेना थोड़ा सा। आगे देखो, जैव विविधता को परिभाषित है, इसे संरक्षण, जैव विविधता किसे कहते हैं, डिफिनेशन हो गई। संरक्षण की दो विधियां हो गई, इक्स सीटू, इन सीटू, यानी स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण हमने बता रहा, अपने ही स्थान में जीवों को संरक्षित करने का प्रक्रिया क्या कहते हैं, स्वस्थानीय। और बाह्य स्थानीय का मतलब क्या हो जाएगा, जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक वास स्थान से उठाकर किसी कृत्रिम वास स्थान पर संरक्षित करने की विधि को क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। क्लियर है ये। इसके बाद अगर इसमें देखो तो स्वस्थानीय संरक्षण में हॉट स्पॉट देख लेना। हॉट स्पॉट यानी इसमें भारत के 3 हैं, 3 तप्त स्थल हैं, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, और कौन सा है, इंडो वर्मा है, इंडो वर्मा है। और इसमें राष्ट्रीय उद्यान को देख लेना, वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेना, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देख लेना। ये सब किस में आ जाएंगे, स्वस्थानीय संरक्षण में। और दूसरा क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण में बीज बैंक है, सीड बैंक है, जीन बैंक है, ठीक है ना, ये सब इसमें टाइगर प्रोजेक्ट है, ये सब इसमें क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण के प्रकार हैं, ठीक है ना। और जैव विविधता पर टिप्पणी लिखिए, राष्ट्रीय उद्यान तथा सेंचुरी में पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान पे टिप्पणी लिखना है, राष्ट्रीय उद्यान छोटा होता है, 2-4 ठो लिख देना, जैसे काजीरंगा हो गया, दुधवा नेशनल पार्क हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी भी लिख देना उसी में, ठीक है ना। आगे देखो, दीर्घ उत्तरी प्रश्न 4-5 ठो है, देख लो। किसी आवृतबीजी पौधे के बीजांड का लंब काट का स्वच्छ, बीजांड का केवल चित्र पूछा है बच्चों। देखो, बीजांड का चित्र का मतलब केवल बीजांड बनाना है, बीजांड का चित्र बनाना है। किसका बनाना है, बीजांड। और बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, एनाट्रापस, एम्फीट्रापस, सर्सिनोट्रापस, कैम्पाइलोट्रापस, और भी इसके बीजांड के अध्यावरण के आधार पर होते हैं, अन्य प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो केवल चित्र बनाना, लिखना नहीं है। बीजांड का केवल एनाट्रापस ओव्यूल का चित्र बनाना, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। आवृत ये पूरा क्रिया इसमें कर लेना अच्छे से, तीनों क्वेश्चन। एनाट्राफस बीजांड पर, वही एनाट्राफस बीजांड पर टिप्पणी लिखना है। तो आवृत बीजी पादों पे अंडाणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। आवृत बीजी पादों पे ओवम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछा गया है, मतलब कि क्या बनाएंगे, ये भ्रूण कोष बनाने के लिए, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। निषेचन पश्च क्या बनते हैं, पराग नलिका विकसित होती है, पराग नलिका विकसित होती है, और
फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, निषेचन पश्च घटनाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। इसमें अगला दिया है, एक द्विबीजपत्री पौधे में युग्मनज से प्रारंभ भ्रूण की वृद्धि और विभिन्न अवस्थाओं के चित्रों द्वारा समझाइए। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास का स्वच्छ नामांकित चित्रों की सहायता से क्या करना है, वर्णन करना है, और उसमें हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है ना। चलो खत्म करो। आगे देखो क्या है, पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च, वही है वही पूछा गया, पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च घटनाएं पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें द्विबीजपत्री पादपों वाला लिखेंगे इसमें। आगे देखो क्या है, अंडाणु जनन क्या है, ऊजेनेसिस, अंडाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके भी 3 प्रवस्थाएं होती हैं, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था। लेकिन इसमें याद रखना कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 बनते हैं, तो 3 क्या हो जाते हैं, मतलब उसमें 4 बनते हैं, लेकिन ऊजेनेसिस में क्या होता है उसमें, ठीक है ना, उसमें जैसे कि अंडाणु जनन में 4 बनते हैं, तो 4 बनते हैं तो 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, केवल एक शेष बचता है जिसे हम टाइम भी हो रहा है, ठीक है। अगला देखो, अथवा करके पूछा गया, युग्मक जनन की परिभाषा लिखिए, अंडाणु जनन क्रिया को समझाइए। तो अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर बताइए, ठीक है ना। तो याद रखना इसमें 3 ही प्रवस्थाएं होती हैं, पहला है गुणन प्रवस्था, दूसरा है वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, शुक्राणु जनन में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होती है चारों की चारों क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। लेकिन इसमें अंडाणु जनन में 3 कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट होती है, केवल एक शेष बचता है जिसे हम अंडाणु या ओवम कहते हैं, ठीक है ना। ये कर लेना अच्छे से। आगे देखो क्या है, पुरुष में शुक्र जनन वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु जनन, शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना। ये भी हो जाएगा, बता दिए हैं इसको। आगे देखो, अनुवांशिकी क्या है, मेंडल के पृथक्करण के नियम तथा स्वतंत्र अभिव्यन के नियम की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अभिव्यन का नियम भी पूछा है और पृथक्करण का भी पूछा है, दोनों नियम आ जाएगा। स्वतंत्र अभिव्यन का मेंडल का 16 खाने का चक्कर बोर्ड बना के आपको करना होगा, ठीक है ना। और इसमें पृथक्करण में क्या करना है, तो पृथक्करण में कुछ नहीं करना है बाबू। जैसे पृथक्करण में क्या करना है, जैसे मान लो एक कैपिटल टी है, कैपिटल टी और ए स्मॉल टी हो गया, तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ से एक गैमेट ले लो, दिख रहा है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्रॉस कराना है, पृथक्करण का नियम कराना है, तो स्वसंकरण कराना, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 4 खाने का चक्कर बोर्ड बना लेंगे। इधर देखो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर देखो 2 कैपिटल टी हो जाएगा, इधर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, इधर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, इधर स्मॉल टी। अगर अनुपात इसका निकालेंगे तो एक तो आ जाएगा 3 संबंधी 1 का अनुपात आएगा, दूसरा आ जाए 1 संबंधी 2, 2 संबंधी 1 के अनुपात में आ जाएगा। क्लियर, इसको कर लेंगे। ये टेस्ट पृथक्करण का नियम इसे ही कहते हैं, क्योंकि जब हम F1 पीढ़ी का क्रॉस स्वसंकरण के माध्यम से कराते हैं तो F2 पीढ़ी में जनक फिर से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसी को हम पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, ठीक है ना। कल अच्छे से कर लेना। अगला देखो क्या है, वंशागति को परिभाषित कीजिए, मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यन का नियम लिखिए। मेंडल का नियम हो जाएगा इसमें स्वतंत्रता। आगे देखो क्या है, डीएनए आणविक संरचना, डीएनए की आणविक संरचना पूछा है। आणविक संरचना यानी जो वाटसन एवं क्रिक द्वारा जो मॉडल दिया गया था, जो ये वाला मॉडल दिया गया था, ठीक है ना, इसको क्या करना है, लिखना है। डीएनए के द्विगुणन में इसका महत्व भी समझाना है। डीएनए के द्विगुणन का मतलब कि मेसेल्सन एंड स्टाहल का प्रयोग भी इसमें लिखना है। और उन्होंने 3 प्रकार का दिया था, संरक्षी, अर्धसंरक्षी और मतलब संरक्षी विधि, अर्धसंरक्षी विधि है और प्रसार विषयक विधि। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। संरक्षी है जिसमें एक संरक्षी किया जाता है, अर्धसंरक्षी है और प्रसार विषयक है। जबकि 2 नियम क्या होते हैं, सत्य नहीं थे, केवल एक ही नियम मान्य हुआ जिसे हम अर्धसंरक्षी कहते हैं। यानी जो वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए दिया था वो कैसा था, अर्धसंरक्षी मॉडल था, ठीक है ना। इसके बाद इसमें देखो
डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल उपयुक्त चित्रों की सहायता से बनाकर समझाइए। डीएनए के वाटसन एवं 1953 में जो मॉडल दिया गया था उसको क्या करना है बाबू, लिखना है अच्छे से। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए तथा उसकी अनुवांशिक पदार्थ के रूप में मान्यता का उल्लेख कीजिए। ये बच्चा देखो ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को, इसमें डीएनए को भी लिखना है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी लिखना है, और प्लस इसमें हर्शी एवं चेज का प्रयोग भी लिखना है मिला के, ठीक है ना। पहले वाटसन एवं क्रिक का मॉडल लिखेंगे, फिर इसमें हर्शी एवं चेज का जीवाणु भोजी पर एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दिया अनुवांशिक पदार्थ के रूप में मान्यता का उल्लेख कीजिए। अनुवांशिक पदार्थ मान्यता किसने दिया था सबसे पहले, तो हर्शी एवं चेज का प्रयोग लिखना पड़ेगा। आगे देखो क्या खत्म करो। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडली संरचना का वही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे कर लेंगे। विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग का नाम, लक्षण, बचाव लिखिए। विषाणु द्वारा कौन से, जैसे कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम को लिख देना, एक ठो उठा के लिख देना, कोई एचआईवी, कोई भी सिफिलिस जो वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। दो ठो अगर पूछा है दो का, या एक पूछा है तो एक ही का लिखेंगे, एक ही का कॉमन कोल्ड लिख देना। जिसे कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम राइनो विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है ना। यह एक संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है, ठीक है ना। प्रतिरक्षा उपार्जित न्यूनता सिंड्रोम, प्रतिरक्षा उपार्जित न्यूनता सिंड्रोम, एड्स के बारे में पूछा है, एड्स के बारे में उसका नियंत्रण, फैलाव, उसका क्या क्या करना चाहिए उसको हमने बता रखे हैं, ठीक है ना। आके ले लो बाबू, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, खत्म करो। मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग का उदाहरण सहित कीजिए। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, पनीर उद्योग में कैसे जीवों का उपयोग किया जाता है, सिरका बनाने में, ये सब लिखना है, जैसे बायोगैस, ये सब, ठीक है। आगे देखो, ई कोलाई जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति प्रौद्योगिकी चरण संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर डीएनए पुनर्योगज तकनीक की संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या आरडीएनए तकनीक का वर्णन कीजिए, निबंध लिखिए। आरडीएनए पूछे चाहे जो डीएनए पूछे, इसमें हमें क्या लिखना है, सुनो ध्यान से, इसमें हमें वही जैव क्लोनिंग की विधि लिखना है। क्या लिखना है, क्लोनिंग की विधि, यानी क्लोनिंग करना है इसमें, तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक का चित्रों की सहायता से वर्णन करना पड़ेगा। आरडीएनए क्या है, तो पुनर्संयोजित, कभी कभार इसी पे टिप्पणी पूछ देगा, पुनर्संयोजित डीएनए किसे कहते हैं, या आरडीएनए क्या है। तो आरडीएनए पुनर्योगज डीएनए के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आरडीएनए कहते हैं, ठीक है ना। इसकी विधि आगे डिस्कस करेंगे। ये देखो क्या है, जैव तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, मानव हित में कृषि तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव तकनीक का उपयोग कीजिए, ठीक है ना। मतलब कृषि के क्षेत्र में, मानव हित में पूरा जो भी है, पूरा कृषि के क्षेत्र में जितना आएगा वो सब लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी योगदान संक्षेप में लिखिए, वही सब लिखना पड़ेगा इसमें। आगे देखो, मरुद्भिद पादप क्या है, इसके अकार्यकीय एवं आंतरिक लक्षणों का उदाहरण दीजिए। मरुद्भिद पादप क्या होते हैं, इनके सल्क मोटे होते हैं, रेगिस्तान में क्या होते हैं, उगते हैं, जहां पहले से पानी की कमी हो। अकार्यकीय आंतरिक लक्षणों का मतलब इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत क्या होती है, धीमी होती है, ठीक है ना। ये पूरा इसमें अनुकूलन का मतलब वही होता है, वहां एडाप्टेशन होगा। आगे देखो, पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि मरुद्भिद पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल हैं, ठीक है ना। पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं, मतलब कि पारितंत्र में, पारितंत्र जो होता है, पारितंत्र में उस हिसाब से जो पौधे उसके अनुरूप रहते हैं, ठीक है। मतलब अनुकूलन का मतलब एडाप्टेशन के अनुसार रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। और सिद्ध कीजिए कि मरुद्भिद पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि उनमें कांटे होते हैं, कांटे यानी जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनमें कांटे होते हैं, और कांटे इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाया जा सके, क्योंकि वो मरुस्थलीय स्थानों पर उगते हैं, मरुस्थलीय स्थानों पर उगते हैं। तो अगर उनमें कांटे नहीं रहेंगे, उनके सल्क पत्र मोटे नहीं रहेंगे, तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होगी
और मरुस्थलीय पौधों को पानी की रिक्वायरमेंट नहीं हो पाएगी, जिस कारण पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ये देखो क्या है, जैव विविधता इसके हो गया है। तो संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, संरक्षण के लिए विभिन्न उपयोग लिखिए। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण, जाति क्षति के मुख्य कारण मतलब कि कैसे कैसे होता है उसको, जातियों की क्षति मतलब कि अतिदोहन हो गया, वनोन्मूलन हो गया, अंधाधुंध की कटाई से क्या होती है, जातियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है ना, बस करो।